गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एकलव्य क्लासेस में। मैं आपके साथ आपका निखिल सर। हम पढ़ रहे हैं डेली की तरह। हमारा टॉपिक जो है जनरल नॉलेज। क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं जो बात बाद में बोलता हूं वो इस बार पहले बोलूंगा आज की क्लास में, कि जो लोग हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं उनको रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको डेली इस तरीके के जो जीके है, जो आपको स्टडी मटेरियल है, वो टाइम टू टाइम मिलता रहे। जो हमारा जीके सब्जेक्ट है वो कौन कौन से एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, RIMC देहरादून, RMS ऑल इंडिया सैनिक स्कूल और भी काफ़ी सारे एग्जाम्स के लिए। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला आज का क्वेश्चन है, फेमस टेम्पल्स ऑफ एलिफेंटा वॉज बिल्ट बाय द रूलर ऑफ विच किंगडम। एलिफेंटा के जो केव टेम्पल्स हैं वो कौन से जो रूलर्स थे उनके द्वारा बनवाए गए थे। तो ये हमारा सही आंसर होगा, राष्ट्रकूट रूलर्स जो थे इन्होंने एलिफेंटा टेम्पल्स बनवाए हुए थे। चलिए, एलिफेंटा जो टेम्पल्स हैं, टेम्पल्स ऑफ एलिफेंटा, ये कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। ये महाराष्ट्र में है, मुंबई में। चलिए नेक्स्ट है हमारा, विच रिवर मेक्स डेल्टा इन ओडिशा। कौन सी ऐसी नदी है जो ओडिशा में डेल्टा बनाती है? इस नदी का नाम है महानदी। महानदी जो है वो ओडिशा में डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट जो है नर्मदा। नर्मदा नदी जो है वो कैसे फ्लो करती है? वो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है। ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है। नर्मदा और ताप्ती ऐसी दो नदी हैं जो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती हैं। बाकी सारी नदियां जो हैं वो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती हैं और वेस्ट ऑफ बंगाल बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, हु वॉज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी इन इंडिया। इंडिया में स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर का नाम क्या था? स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने जो स्लेव डायनेस्टी का फाउंडेशन किया हुआ था, ये किया हुआ था 1206 सन 1206 में इन्होंने स्लेव डायनेस्टी या फिर गुलाम वंश या फिर ममलूक डायनेस्टी का इन्होंने जो है वो एस्टेब्लिशमेंट किया हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, फर्स्ट मैन्ड स्पेसक्राफ्ट टू लैंड ऑन मून। ऐसा कौन सा स्पेसक्राफ्ट था जो कि मानव को लेके गया था और मून पे लैंड किया था? पहला ऐसा कौन सा स्पेसक्राफ्ट था? उसका नाम था अपोलो 11। अपोलो 11 जो है ये कौन सी कंट्री ने इसको लॉन्च किया था? कंट्री का नाम है, मैंने पहले भी हम इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं, कंट्री का नाम है USA। यूएसए ने अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट जो है ये लॉन्च किया हुआ था। इसके अलावा पहला ऐसा कौन सा स्पेसक्राफ्ट था जो कि अनमैन्ड था? अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है, फर्स्ट, हमने ये भी पहले पढ़ चुके हैं अपनी क्लास में, फर्स्ट अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट टू लैंड ऑन मून, टू लैंड ऑन मून। तो यहां हमारा आंसर क्या होगा? उस स्पेसक्राफ्ट का नाम बताइए जो कि अनमैन्ड था, आदमियों को लेके, मानव को लेके नहीं गया हुआ था और उसने मून पे लैंड किया था। उसका नाम था लूना 2। इसका नाम था लूना 2। ये हमारा सही जवाब होगा। कौन सी कंट्री ने इसको लॉन्च किया था? कंट्री का नाम था USSR। जो है USSR ने इसको जो वो है लॉन्च किया हुआ था। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। USSR का पूरा नाम और देख लेते हैं, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रशिया। USSR का पूरा नाम है। क्वेश्चन अगर पूछ सकता है USSR का पूरा नाम क्या था, तो ये था यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रशिया। इन्होंने जो है, हम बात कर रहे थे स्पेसक्राफ्ट की, जो अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट था इन्होंने भेजा हुआ था। स्पेसक्राफ्ट का नाम था लूना 2। और उसके बाद में USA ने जो स्पेसक्राफ्ट भेजा हुआ था जिसमें हमारे नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए हुए थे, फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन मून, वो कौन सा स्पेसक्राफ्ट था? उसका नाम था अपोलो 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बुक आइन ए अकबरी वॉज रिटन बाय। बुक है आइन ए अकबरी, ये अकबर की बायोग्राफी है। ये कौन से राइटर के द्वारा लिखी गई थी? तो इसका आंसर है अबुल फजल। अबुल फजल जो थे इन्होंने ये आइन ए अकबरी लिखी हुई थी। इसके अलावा जो एडिशनल पॉइंट वो है अमीर खुसरो। इनका दूसरा नाम क्या है? इनको किस नाम से और जाना जाता है? इनका दूसरा नाम है पैरेट ऑफ इंडिया। पैरेट ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है, अमीर खुसरो। या फिर हिंदी में अगर बोले तो तोता ए हिंद, तोता ए हिंद के नाम से इनको
जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया के आधुनिक भारत के पिता के रूप में हम किस व्यक्ति को जानते हैं? हमारा आंसर यहां होगा राजा राम मोहन रॉय इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन्डिस अफेक्ट विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। जॉन्डिस जो है वो हमारी बॉडी के कौन से पार्ट को, कौन से ऑर्गन को इफेक्ट करता है? हमारा आंसर होगा यहाँ पे लीवर जो है, लीवर हमारा सही आंसर होगा, लीवर को ये इफेक्ट करता है जॉन्डिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानस नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट। मानस लोकेशन पार्क कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे असम। असम में मानस नेशनल पार्क है। मानस के अलावा एक और नेशनल पार्क है जिसका नाम है काजीरंगा। काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क ये भी असम में लोकेटेड है और ये जाना जाता है अपने वन हॉर्न राइनोसोरस के बारे में। ये क्लास हमने ये क्वेश्चन जो है वो 1-2 दिन पहले ही अपनी क्लास में पढ़ा हुआ था। इसके अलावा आगे चलते हैं और कौन कौन से है। उड़ीसा में कौन कौन से नेशनल पार्क है? उड़ीसा में जो पहला नेशनल पार्क है उसका नाम है सिंपलीपाल। सिंपलीपाल नेशनल पार्क। सेकंड जो है वो है इंपॉर्टेंट भितरकनिका नेशनल पार्क। एनपी का मतलब यहां नेशनल पार्क होगा। चलिए नेक्स्ट कौन सा हमारे पास में, वेस्ट बंगाल में कौन सा हमारे पास जो है वो नेशनल पार्क है? सुंदरबंस नेशनल पार्क। सुंदरबंस है वेस्ट बंगाल में। इसके अलावा जालदापारा, नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। बिहार में बात करेंगे तो बिहार की स्टेट की कैपिटल जो है पटना है और बिहार में जो नेशनल पार्क है वो वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है वो पूरा होता है। मानस नेशनल पार्क कहाँ है? असम में है। असम में मानस के अलावा एक और इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो कौन सा है? वो काजीरंगा है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में सुंदरबंस और जलदापारा, उड़ीसा में सिंपलीपाल भितरकनिका और बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है वो लोकेटेड है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ टेम्परेचर। नीचे हमें ऑप्शंस दे रखे हुए हैं, केल्विन, कैंडेला, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। इनमें से कौन सा है जिनका जो है वो टेम्परेचर की यूनिट नहीं है? देखेंगे यहाँ पे केल्विन जो है वो टेम्परेचर की यूनिट होती है, सेल्सियस होती है, फ़ारेनहाइट होती है। तो जो आंसर हमारा होगा वो होगा कैंडेला। कैंडेला जो है वो ल्यूमिनियस इंटेंसिटी की यूनिट होती है। यहां पे लिख ले कैंडेला इज एन यूनिट ऑफ ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। इसका मतलब क्या होता है? कोई ऑब्जेक्ट कितनी लाइट जो है वो उत्सर्जित कर रहा है या फिर लाइट जनरेट कर रहा है, उसको उसकी इंटेंसिटी को नापने के लिए जिस यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है उसको बोलते हैं हम कैंडेला। चलिए नेक्स्ट है, हु गेव द स्लोगन साइमन कमीशन गो बैक। कौन थे जिन्होंने ये जो है स्लोगन दिया हुआ था साइमन कमीशन गो बैक या फिर साइमन कमीशन वापस जाओ? हमारा सही आंसर होगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने ये जो स्लोगन है ये दिया हुआ था साइमन कमीशन गो बैक। महात्मा गांधी के द्वारा जो दिया गया स्लोगन है वो है डू और डाई। डू और डाई महात्मा गांधी। साइमन कमीशन गो बैक स्लोगन गिवन बाय लाला लाजपत राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया सॉरी इंडिया का एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? तो एरिया के हिसाब से इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट जो है वो राजस्थान है। राजस्थान फर्स्ट नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे है राजस्थान इन टर्म्स ऑफ एरिया। सेकंड नंबर पे है मध्य प्रदेश, थर्ड नंबर पर है महाराष्ट्र और फोर्थ नंबर पर है उत्तर प्रदेश।
ये हमारे 4 मेजर स्टेट्स हैं इन टर्म्स ऑफ एरिया। सबसे बड़ा स्टेट एरिया के हिसाब से राजस्थान, सेकंड नंबर मध्य प्रदेश, थर्ड नंबर महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर है उत्तर प्रदेश। चलिए, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मध्य प्रदेश में जो है वो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है, फॉरेस्ट स्टेट भी बोला जाता है मध्य प्रदेश को। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा राजस्थान। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, तो हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कौन सा नंबर है? चौथा नंबर है। महाराष्ट्र का थर्ड नंबर है। मध्य प्रदेश सेकंड नंबर पर है और फर्स्ट नंबर पे एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा जो स्टेट है वो राजस्थान है। चलिए, विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, हमारी ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा जो ऑर्गन है वो कौन सा होता है? हमने पहले भी पढ़ा हुआ है अपनी क्लास में, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको अलग से क्वेश्चन बना के दूं, वही क्वेश्चन जो बार बार अलग अलग तरीके से आ रहे हैं। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा स्किन। स्किन जो है हमारी बॉडी का सबसे बड़ा जो है लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। ऑप्शंस में हमें दे रखा हुआ है लीवर। लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी की सबसे बड़ी जो ग्लैंड है वो है लीवर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एलपीजी कंसिस्ट मेनली, एलपीजी जो हम घर पे अपने सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए, उसमें मेनली कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है या कौन कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? तुम्हारा आंसर होगा मीथेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन जो है मेन कंपोनेंट होते हैं हमारी एलपीजी गैस का। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसको याद करके रखेंगे, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का पूरा नाम है। और जो मेन इसके कंपोनेंट है, जो मेन गैसेस इसमें होती हैं वो कौन सी होती है? मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज? जो नीचे हमें दे रखे हुए हैं इनमें से कौन सा ऐसा चेंज है जो कि केमिकल चेंज नहीं है? सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि केमिकल चेंज क्या होते हैं, और उसको समझने से पहले हम एक बात को और समझते हैं कि चेंजेस क्या होते हैं। चेंजेस होते हैं दो तरीके से। जो भी हमारे आसपास हमारे एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। या तो हम उनको रिवर्स कर सकते हैं या फिर हम उनको रिवर्स जो पोजीशन उसमें नहीं लेके आ सकते। तो वो चेंजेस जिसको हम रिवर्स पोजीशन में नहीं लेके आ सकते हैं उनको हम बोलते हैं केमिकल चेंजेस। यहां देखते हैं कौन सा एग्जाम्पल होगा। कर्डलिंग ऑफ मिल्क, कर्डलिंग ऑफ चलिए, तो हम बात कर रहे थे केमिकल चेंज की। वो चेंजेस जिनको हम बदल नहीं सकते हैं वो केमिकल चेंज होते हैं। क्वेश्चन हमसे यहां पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज। जो हमें दिए हुए ऑप्शन है इनमें से कौन सा केमिकल चेंज नहीं है? देखिए, कर्डलिंग ऑफ मिल्क केमिकल चेंज है, क्योंकि अगर हम कर्डलिंग का मतलब होता है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क का मतलब होता है मिल्क को, दूध को फाड़ना। यदि हम दूध को फाड़ते हैं तो उसको हम वापस दूध नहीं बना सकते, तो ये तो ठीक है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, जब राइपनिंग का मतलब होता है पकना, जब यदि हमारे जो फल हैं हम वो पक जाते हैं तो हम उनको वापस उनको कच्चा नहीं कर सकते हैं, तो ये भी सही है, ये भी केमिकल चेंज है। इसको लिख सकते हैं यहाँ पे केमिकल चेंज, केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कोल, यदि हम कोयले को जलाते हैं हमें हीट मिलती है, हम हीट से वापस कोयला नहीं बना सकते हैं, तो एग्जैक्टली ये भी केमिकल चेंज होगा। जो केमिकल चेंज नहीं होगा वो होगा एवापोरेशन ऑफ वाटर। ये कैसा, किस टाइप का चेंज है? ये फिजिकल चेंज है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी दिवस इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन। इंडिया में हिंदी दिवस किस दिन में सेलिब्रेट किया जाता है? तो हमारा यहां आंसर होगा 14 सितंबर को हम इंडिया में हिंदी दिवस मनाते हैं। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा ऑप्शन है हमारे पास में 14 दिसंबर,
14 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं, इसमें इस दिन को हम मनाते हैं नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे जो है मनाते हैं, वो कब मनाते हैं, 14 दिसंबर को हर साल मनाते हैं। इसके अलावा ये हो गया हिंदी दिवस सेलिब्रेटेड इन इंडिया। अगर हम बात करेंगे वर्ल्ड हिंदी डे, तो ये 24 सितंबर को नहीं मनाया जाता है। इसको देख लेते हैं, वर्ल्ड हिंदी डे। वर्ल्ड हिंदी डे ये कब हम मनाते हैं, ये मनाते हैं हर साल 10 जनवरी को। हर साल 10 जनवरी को जो मनाया जाने वाला, सेलिब्रेट करने वाला दिन है वो वर्ल्ड हिंदी डे है। अगर हम बात करेंगे इंडियन या फिर नेशनल हिंदी डे, तो हम वो मनाते हैं 14 सितंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियाज फर्स्ट ऑल वुमेन पोस्ट ऑफिस इज लोकेटेड एट। इंडिया में एक ऐसा पोस्ट ऑफिस है जो प्रॉपरली फुल्ली जो फंक्शनल बाय वुमेन्स है, वो कौन से स्टेट में है, वो दिल्ली में है। ऑप्शन हमारा यहाँ दिल्ली होगा। चलिए नेक्स्ट है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ सार्क इज लोकेटेड इन विच सिटी। सार्क एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हेडक्वार्टर कौन सी सिटी में लोकेटेड है, तो हमारा आंसर यहां पे होगा, हमारा सही आंसर होगा काठमांडू। ये सिटी है नेपाल में, जो कि नेपाल की कैपिटल भी है। इसके अलावा हम बात करते हैं सार्क की। SAARC, इसका पूरा नाम क्या है, SAARC, तो इसका पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। ये इसका पूरा नाम है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। सार्क टोटल मेंबर ऑफ कंट्रीज हैं, वो कितनी है, टोटल कंट्रीज हैं 8 मेंबर कंट्रीज हैं सार्क में। ये याद करने वाला पॉइंट है। उसके अलावा जब हम अपनी क्लास में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे, तब इसको हम वाइडली अच्छे तरीके से इसको कवर करेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट जो है याद करने वाला है, सार्क हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, काठमांडू नेपाल में है। सार्क का पूरा नाम क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। और इसके अलावा इसमें जो मेंबर कंट्रीज हैं वो कितनी है, टोटल 8 कंट्रीज मेंबर है। नेक्स्ट है, टोटल नंबर ऑफ चैम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट। हमारे जो ह्यूमन हार्ट होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ चैम्बर्स, कितने चैम्बर्स होते हैं, टोटल चैम्बर्स होते हैं 4। टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं, जिसमें 2 होते हैं एट्रियम और 2 होते हैं वेंट्रिकल्स। तो यहां पे हमारा सही आंसर होगा, टोटल नंबर ऑफ चैम्बर इन ह्यूमन हार्ट इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोमा अफेक्ट विच बॉडी पार्ट। ग्लूकोमा जो है वो हमारी बॉडी के किस पार्ट को अफेक्ट करता है, आंसर होगा आई। ग्लूकोमा नाम की बीमारी जो है वो हमारी आंखों पे इफेक्ट करती है, जो हमारी ऑप्टिकल नर्व होती है उसको डैमेज करती है। चलिए नेक्स्ट है, द रेडक्लिफ लाइन इज बाउंड्री बिटवीन विच कंट्रीज। जो रेडक्लिफ लाइन है वो कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में इंटरनेशनल बॉर्डर या फिर बाउंड्री है, तो हमारे यहां आंसर होगा इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसको हम रेडक्लिफ लाइन बोलते हैं। इसके अलावा इंडिया और चाइना के बीच में जो लाइन है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, इसको हम बोलते हैं मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन। इंडिया एंड म्यांमार के बीच में हम इंडो म्यांमार बॉर्डर बोलते हैं इसको। इसमें सिंपल याद कर सकते हैं, इंडिया म्यांमार इंटरनेशनल बॉर्डर। और इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच में जो इंटरनेशनल बॉर्डर है इसको हम ड्यूरेंट लाइन के नाम से जानते हैं। ड्यूरेंट लाइन के नाम से इसको जानते हैं। जो इंडिया और अफगानिस्तान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसको हम ड्यूरेंट लाइन के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोपिया इज कनेक्टेड विद। मायोपिया जो है वो बीमारी हमारी बॉडी के किस पार्ट में होती है,
ये भी आईज में होने वाली बीमारी है, मायोपिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरन इन राजस्थान टुक प्लेस इन। इंडिया का पहला जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था वो कहाँ हुआ था? पोखरन, राजस्थान में एक जगह है, वहां हुआ था। ये कब हैपन हुआ था, कब इसको किया गया था? 1974 में ये किया गया था। इस ऑपरेशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम था। टोटल इंडिया में जो है वो 2 बार न्यूक्लियर टेस्ट करे गए हैं, एक बार 1974 में और सेकंड जो किया गया था वो 1998 में किया गया था। तो याद करने वाली बात यह है कि जो दूसरा हुआ था वो 1998 में हुआ था, जो पहला टेस्ट हुआ था वो पोखरन में हुआ था। दोनों की ही साइड सेम थी, पोखरन ही थी। जो 1998 में हुआ था इसको पोखरन 2 के नाम से जाना जाता है। पोखरन 2, पोखरन 2 के नाम से जाना जाता है। ये 1998 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, फॉर सीइंग ऑब्जेक्ट एट अ सरफेस ऑफ वाटर फ्रॉम अ सबमरीन अंडर वाटर द इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड। कहने का मतलब ये है कि सबमरीन में जब हम रहते हैं और हमें सबमरीन से वाटर लेवल के ऊपर देखना होता है तो हम कौन से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं? हमारा यहाँ आंसर होगा पेरिस्कोप। पेरिस्कोप का इस्तेमाल यहाँ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरेंट कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। ड्यूरेंट कप जो है वो कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? इजी क्वेश्चन है, पहले हम पढ़ चुके हैं। ड्यूरेंट कप जो है वो फुटबॉल से रिलेटेड है। क्रिकेट से जो रिलेटेड है वो चैंपियंस ट्रॉफी, ये हमने पहले भी इसको पढ़ चुके हैं, चैंपियंस ट्रॉफी। इसके अलावा आईसीसी का जो है वो क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है। हॉकी के लिए जो होता है वो आगा खान कप होता है, आगा खान कप। वॉलीबॉल के लिए एनबीए चैंपियनशिप होती है। चलिए आज हम 24 क्वेश्चन, अभी आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो है, इंडियाज फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन वॉज सेटअप एट। इंडिया का पहला पावर स्टेशन कौन सी जगह पे सेटअप किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था? तो हमारा आंसर होगा तारापुर, महाराष्ट्र में इसको सेटअप किया गया था। मुंबई से थोड़ा सा दूर है, कुछ लगभग 150 किलोमीटर के आसपास है तारापुर, वहां पे इसको सेटअप वहां किया गया था। तो ये हमारे टोटल आज के 25 क्वेश्चंस थे जो कि हम डेली कवर करते हैं रोज अपने रात को 8 बजे। इसके अलावा जो लोग हमारे चैनल्स पर नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपके कोई भी डाउट होते हैं तो आप अपने डाउट कमेंट में लिख सकते हैं। उसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दे रखा हुआ है, जो भी लेटेस्ट नोट्स हैं, वीडियोस के लिंक्स वगैरह हैं, आप उनको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की क्लास खत्म करते हैं, मुलाकात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में जो कि कल होगी सेम टाइम 8 बजे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।